आघूर्णों के अनुप्रयोग को देखने के बाद अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है समांतर बल तथा उसके परिणामी की गणना करना। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समांतर बल जो है वो क्या होता है। तो एक डिफिनीशन की सहायता से हम इसका समांतर बल को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हमने जो डिफिनीशन लिया है कि समांतर बल जो होते हैं वो दो या दो से अधिक बलों का समूह होता है जो एक ही तल में कार्य करते हैं और एक दूसरे के वो समांतर होते हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे समांतर बल। अब इसमें जैसे कि हम जब समांतर बल देखेंगे तो तुलना करने के लिए हमें कम से कम दो बल चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कि वो दोनों बल एक दूसरे के समांतर हैं या नहीं है। दो से अधिक हो सकते हैं, दो से कम नहीं होंगे, अर्थात एक बल रहेगा तो हम नहीं कहेंगे, दो बलों का होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है कि जो ये समांतर बल होते हैं वो एक दिशा में या विपरीत दिशा में हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। एक ही दिशा में जब दो बल होंगे, मतलब कि एक बल जैसे मान लेते हैं ये F1 बल है और एक जो दूसरा बल है जो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, वो हो गया F2। तो दोनों की जो दिशा है वो दोनों की दिशा क्या है, वो दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, तो ये एक दिशा में है। और जब यही बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो वो कैसे दिखेंगे, F1, और कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि F2। ये विपरीत दिशा में समांतर बल है। तो जब हम इसका प्रकार देखेंगे तो हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा इसके बारे में। तो आगे देखते हैं हम इसके प्रकार समांतर बलों के। तो समांतर बलों का जो प्रकार है उसको हम मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो है वो समान समांतर बल और दूसरा है असमान समांतर बल। समान और असमान में हम इसको वर्गीकृत करेंगे। समान में क्या होगा कि जो दिशा होगी समांतर बलों की वो एक दिशा में, जब समान दिशा में कार्य करेंगे तो समान समांतर बल, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो उसे हम कहेंगे विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समांतर बल। अब यहाँ पे जो समान समांतर बल हैं उसमें हम कुछ चीज़ों को और नोट करेंगे यहाँ पे कि जैसे जो समान समांतर बल होंगे, इसको हम एक चित्र की सहायता से देखते हैं कि समान समांतर बल जो है वो कैसे होंगे। मान लीजिए कि एक ये पिंड हो गया और इस पिंड पर कार्य करने वाले जो बल हैं वो बल एक, मान लीजिए ये बल F1 है और एक बल जो दूसरा हम लेंगे वो दूसरा बल लेंगे F2। इनकी जो दिशा है वो एक ही दिशा में है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों बल आपस में समान समांतर बल हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि बिंदु A पर कार्य कर रहा है, बिंदु A, और ये हो गया हमारा बिंदु B। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हम और नोट करेंगे कि समान समांतर जो बल हैं इनका जो परिमाण होगा, अर्थात जो बल F1 है इसका कितना मान है और जो बल F2 है इसका कितना मान है। तो ये समान समांतर बल जो हैं वो परिमाण में ये वाला बल और ये वाला बल परिमाण में समान भी हो सकते हैं, मतलब कि इनका मान बराबर होगा, और ये मान इसका बराबर नहीं होगा तो ये असमान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि परिमाण में ये बल समान होंगे और असमान होंगे। इसका मतलब समान का मतलब हुआ कि मान जो है उसका जो वैल्यू रहेगा वो बराबर है और वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम देखेंगे कि असमान समांतर बल जो है वो क्या चीज़ है। तो असमान समांतर बल के अंतर्गत जो बल होंगे वो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले होंगे। इसके लिए हम जो चित्र बनाएंगे उस चित्र को देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पिंड है, पिंड कुछ इस तरीके का हमने बना लिया और यहाँ पे एक बल ऊपर की तरफ और दूसरा बल जो हम लेंगे वो इसके विपरीत दिशा में कार्यरत दिखाएंगे। और कार्य करने का जो बिंदु है इसका ये मान लेते हैं ए बिंदु, पिछले वाले की तरह ये बी बिंदु,
इस बल का हम नाम F1 कर दिए, इसका नाम हमने F2 कर दिया। तो ये जो बल हैं ये आपस में असमान समांतर बल को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो कंडीशन था कि F1 बल और जो F2 बल है, इन दोनों का जो परिमाण होगा वो आपस में समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को हम लिख लेंगे कि परिमाण में ये बल समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। समान में जो उसका मान होगा वैल्यू सेम, वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये वाला जो बल है इसको हम असमान समांतर बल को हम पुनः दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो इसका जो वर्गीकरण हम करेंगे, असमान समांतर बल को हम दो भागों में बांटेंगे और इसके अंतर्गत पहला जो होगा वो होगा इसका जो नाम है, अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो थोड़ा सा अजीब टाइप का नाम आ रहा है, इसलिए हम इसको अंग्रेजी में ही लिखेंगे कि अनलाइक इक्वल पैरेलल फोर्सेस। और दूसरा जो प्रकार है वो है अनलाइक अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि असमान रहेगा लेकिन इक्वल रहेगा, असमान रहेगा लेकिन मान जो है वो भी बराबर नहीं होगा, वो भी असमान होगा। तो अगर हम इसका हिंदी में लिखेंगे तो असमान समान हो जा रहा है इसका, और इसका हो जाएगा असमान असमान समांतर बल। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप इंग्लिश का ही यूज करें यहाँ पे तो सही रहेगा। तो अब जो अनलाइक इक्वल पैरेलल फोर्स है, इसको हम अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे कि ये वे बल हैं जो जिनकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, लेकिन परिमाण में जो होगा वो ये समान होंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें इसकी डिफिनीशन को, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, कार्यरत होते हैं तथा परिमाण में समान होते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो है अनलाइक अनइक्वल पैरेलल फोर्स, इसको हम लिखेंगे ये बल विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं लेकिन सॉरी यहाँ पे हम तथा ही करेंगे तो सही रहेगा, तथा परिमाण में असमान होते हैं। उन्हें हम कहेंगे अनलाइक अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस। तो ये दो हम जब इसका आगे परिणामी ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे हम ये जो वर्गीकरण किए हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो देखा वो क्या देखा कि वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले हमने दो भागों में समांतर बल को बांटा, वो समान समांतर और असमान समांतर। फिर जो असमान समांतर है इसको पुनः हमने दो भागों में बांटा और वो जो होंगे अनलाइक इक्वल पैरेलल, अनलाइक अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस। तो अब हम इसका जो परिणामी है समांतर बल का उसको ज्ञात करेंगे, जैसे हमने वर्गीकरण किया है उसी वर्गीकरण के आधार पर। तो सबसे पहला कंडीशन हम देखेंगे। पहला कंडीशन कहता है कि जब दो समांतर बल समान हो, तो जब दो समांतर बल समान होंगे तब हम परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम देखेंगे यहाँ पे। इसके अंतर्गत परिणामी की गणना करेंगे हम, और जो दूसरी चीज़ की हम जो गणना करेंगे कि वो परिणामी कहाँ पे कार्य कर रहा है, वो बिंदु एक बिंदु लेंगे हम, उसके सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करेंगे
और उस एक किसी स्पेसिफिक बिंदु से हम उसकी दूरी, परिणामी की जो दूरी है वो कहाँ पर पड़ रहा है, कहाँ पे वो पड़ेगा, उसकी हम गणना करेंगे। तो ये दो चीज़ों की गणना करेंगे। अब जैसे जब हम चित्र में इन चीज़ों को दर्शाएंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक बल F1 है और दूसरा बल जो है वो F2। तो F1 F2 दो बल हैं, ये समांतर हैं आपस में, और इनकी जो दिशा है वो कैसी है, वो समांतर है, समान है। तो हमारा जो सबसे पहला वाला परिभाषा था उसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, हम पहले ये चेक करेंगे। तो पहला परिभाषा हमारा था कि समांतर बल समान दिशा में कार्य करने वाले। तो ये जो है, अब जो बल हैं वो समान दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो मान हमने लिया F1 और ये F2। अब जब दो समान दिशा में जब दो समांतर बल कार्य कर रहे होंगे तो उसकी जो परिणामी जो होगा उसका मान हम उन दोनों बलों को जोड़ करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम परिणामी की गणना करेंगे तो हम परिणामी को R से डिनोट करेंगे। R बराबर पहला बल F1 प्लस F2। तो हमको जो परिणामी R मिलेगा वो इन दोनों बलों का योग मिलेगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो ये हमारा परिणामी R है वो कहाँ कार्य करेगा। मान लीजिए कि जैसे ये बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये कार्यरत है, और इस बिंदु को हम ले लेंगे बिंदु C। ये हमारा परिणामी R हो गया। इसका मान कितना हमने लिया, ये हमने मान लिया दोनों बलों का योग F1 प्लस F2। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अगले कंडीशन में कि परिणामी जो है वो कहाँ पे कार्य कर रहा है, अर्थात ये जो बिंदु C है वो बिल्कुल मध्य में नहीं कार्य करेगा, वो कहीं उसकी स्थिति अलग थलग होगी। तो वो, लेकिन जो ये रेखाखंड AB है, देखिए ये जो रेखाखंड AB है, इसी रेखाखंड पर कहीं यहाँ पे कहीं पर भी कार्यरत हो सकता है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम देखेंगे। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत कि परिणामी के कार्यरत बिंदु की गणना, हम इसको देखेंगे। तो ये परिणामी का जो कार्यरत बिंदु है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आघूर्णों का जो सिद्धांत होता है उसको हम लगाएंगे, और उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि जो यहाँ पे बिंदु, मान लीजिए कि ये A बिंदु से ये C की दूरी कितनी है, इसको हम आघूर्णों का जो सिद्धांत है उसकी सहायता से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु A के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे, जितने भी बल लग रहे हैं उनका हम आघूर्ण लेंगे। तो सबसे पहले, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आघूर्ण का सिद्धांत है वो क्या कहता है, आपको ये पुनः याद भी हो जाएगा। तो आघूर्ण का सिद्धांत चूंकि है जो वो कहता है कि किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उन सभी बलों का आघूर्ण लेंगे और उनका बीजगणितीय योग करेंगे, और जो वो बीजगणितीय योग होगा उसको एक साइड रखेंगे। वो बराबर होगा जो परिणामी बल है, ये जैसे यहाँ पे परिणामी बल R है, तो इस परिणामी बल का उसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे और इसको बराबर कर देंगे बीजगणितीय योग वाला जो है उसके बराबर। फिर से हम आपको बताते हैं कि जैसे इस केस में क्या होगा कि हमारे पास हमने जैसे शुरू में कहा कि सभी बलों का एक बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु A है, A के सापेक्ष हम सभी बल F1 बल F2 का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बल F1 का आघूर्ण निकालेंगे, फिर बल F2 का आघूर्ण निकालेंगे, और इन दोनों बलों का जो आघूर्ण आएगा उसको हम बीजगणितीय योग के अनुसार जोड़ेंगे, अर्थात जोड़ देंगे। और फिर ये जो है ये बराबर किसके होगा, ये जो परिणामी है उसके बराबर होगा। तो परिणामी का इसी बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण के बराबर होगा। तो इसी को हम यहाँ पे करने वाले हैं, स्टेप वाइज आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर तो जब हम बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बल जो है वो F1 है। तो यहाँ पे
ये हमारा बल हो गया, और चूंकि यहीं पे लग रहा है और यहीं पे हम आघूर्ण ले रहे हैं तो लंबवत दूरी जो हो गई वो हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पे हम लेंगे कि बल F1 का आघूर्ण ये होगा बराबर F1 गुणे लंबवत दूरी जो है वो कितना हो गया 0, तो हमारा मान 0 आएगा। बल F2 का आघूर्ण लेंगे हम फिर, बल F2, तो बल गुणे लंबवत दूरी अब देखेंगे कितना है यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास जो लंबवत दूरी है वो है ये वाला AB, तो F2 बल गुणे लंबवत दूरी AB, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करेंगे AB, और यहाँ पे हम चूंकि जानते हैं कि आघूर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, तो यहाँ पे बिंदु A के सापेक्ष जब हम आघूर्ण लेंगे, देखिए ये है बिंदु A, तो ये जो बल है ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कार्यरत है, तो इसको हम धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो मोमेंट है, क्लॉकवाइज को हम लेंगे पॉजिटिव, निगेटिव, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव, तो ये हमारा धनात्मक हो गया। उसके बाद और जो तीसरा बल है हमारे पास, वो तीसरा बल कौन सा है, वो है परिणामी R। तो R का आघूर्ण ज्ञात करेंगे, तो ये हो गया हमारा R बल गुणे लंबवत दूरी, यहाँ पे इस केस में जो है वो AC होगा, तो यहाँ पे R गुणा AC, बल R का आघूर्ण R गुणा AC, ये भी जो है ये धनात्मक होगा। अब हम यहाँ पे चूंकि आघूर्णों के सिद्धांत से जो बल F1 F2 है उनको जोड़ेंगे और उसको बराबर करेंगे किसके, परिणामी के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार F1 गुणा 0 प्लस F2 गुणा AB बराबर R गुणा AC। तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको बिंदु A से परिणामी R की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, तो A से कितना दूरी पर ये परिणामी R आ रहा है उसको निकालेंगे, तो वो दूरी यहाँ पे कितना है, AC है, तो AC को हम अकेले करेंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे AC को अकेले करेंगे तो ये F2 इंटू AB बटा में R इक्वल टू AC। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा जो बिंदु परिणामी है उसका रेखाखंड AB पर, रेखाखंड AB पर परिणामी R की स्थिति वो कहाँ होगी, तो वो होगी AC के बराबर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आ गया। अब हम अगला केस देखेंगे। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे नोट किया था कि दो चीज़ों की हम गणना करेंगे। सबसे पहले हम परिणामी की गणना करेंगे, और तो ये हमने R बराबर जो बल एक दिशा में लग रहे हैं उनको हमने जोड़ करके ज्ञात किया, और परिणामी का कार्यरत बिंदु कितना दूरी पर वो लगेगा उसकी भी गणना हमने कर ली, जो AC की सहायता से हमने किया। तो अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि जब दो समांतर बल असमान हो तथा परिमाण में बराबर न हो, तो इस केस में हम परिणामी की गणना कैसे करेंगे, और परिणामी का कार्यरत बिंदु जो है उसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र की सहायता से चीज़ों को हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरे कंडीशन के लिए चित्र बनाया हुआ है, जो एक दृढ़ पिंड पर कार्यरत दो बल हैं जो आपस में असमान हैं, उनकी दिशा जो है वो एक दूसरे से विपरीत है और परिमाण में वो बराबर नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज मान करके चलेंगे कि माना कि बल F1 F2 से बड़ा है, ठीक है।
तो ये हम मान करके चलेंगे। और यहाँ पे जो बिंदु C है, इस बिंदु C पर हम मान रहे हैं कि परिणामी कार्यरत है, तो यहाँ पे परिणामी को हम R से डिनोट करेंगे। अब जब हम ये देखेंगे कि जब दो बल हैं और वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उनका परिणामी जो है वो घटा करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पर F1 बड़ा है, तो उसमें से जब हम घटाएंगे तो F2, तो F1 माइनस F2 करके हमारे पास जो परिणामी है वो आएगा R बराबर, परिणामी R बराबर हो गया हमारे पास F1 माइनस F2। तो ये हमारा परिणामी आ गया। अब हम देखेंगे कि जो परिणामी R है वो परिणामी R बिंदु A से कितनी दूरी पर कार्य कर रहा है। तो बिंदु A से इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पुनः जैसे हमने पिछले कंडीशन में लिया था, A के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे और फिर जो आघूर्णों का सिद्धांत है उसको अप्लाई करेंगे और फिर ये जो दूरी है वो AC वो हम ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल वही सिमिलर स्टेप होने वाला है यहाँ पे भी। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले बल F1 का आघूर्ण, बल F2 का आघूर्ण, उसके बाद परिणामी R का आघूर्ण। तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे। पहला बल F1 का आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, बल F1 गुणे लंबवत दूरी 0, तो F1 गुणे 0 और F2 गुणे AB, तो ये हो गया हमारा F1 इंटू 0, तो ये 0 हो गया और ये F2 गुणे AB हो गया। और उसके बाद जो परिणामी है, परिणामी यहाँ पे है R गुणा दूरी जो है वो A से C है, तो AC ले लेंगे इसको। अब चिन्ह को देखेंगे यहाँ पर, क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव, एंटी क्लॉक के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए जो ये बल है पहला, ये तो चूंकि 0 हो गया लेकिन ये भी एंटी क्लॉक है पॉजिटिव। ये वाला जो है वो F2 क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, ये जरूरी है इसका चिन्ह हमें, तो ये हम यहाँ पर निगेटिव लेंगे। और उसके बाद जो बल R है ये कैसा है, ये देखिए ये भी क्लॉकवाइज है, ये घड़ी के सुई की दिशा में जाएगा। इसके सापेक्ष देखेंगे ऐसे हम बना करके, तो ये घड़ी के सुई के दिशा में जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया ऋणात्मक। अब हम इसको इन दोनों का सम इसके बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ये होगा F1 इंटू 0 प्लस माइनस F2 इंटू AB बराबर माइनस का चिन्ह R इंटू AC। अब देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो ये दोनों माइनस जो है वो आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा। यहाँ पे हमारे पास AC को अकेले करना है, R जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि F2 इंटू AB बटा में R इक्वल टू AC। तो इस तरीके से हमने AC की जो दूरी है वो यहाँ पर भी ज्ञात कर ली। तो दूसरा कंडीशन जो है वो हमारा कैसे हम परिणामी निकालेंगे और परिणामी किस बिंदु पर कार्य कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो एक बिंदु A से हमने ज्ञात कर लिया आघूर्ण की सहायता से। अब हम इसके बाद अगला देखेंगे टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा कि जब दो समांतर बल असमान हो और उनका परिमाण जो है वो बराबर हो, तब हम परिणामी की गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। मान लीजिए कि एक ये पिंड हो गया और जो दोनों बल हैं यहाँ पे वो दोनों बल समान हैं आपस में, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो F1 और F2 दोनों जब मान इसका बराबर है, तो चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे कि F1 बराबर F2, तो F1 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको F के बराबर मान लेते हैं और इसको भी हम F के बराबर मान लेते हैं। तो जो दोनों बल है हमारा वो समान बल है। बिंदु A पर ये कार्यरत है, ये बिंदु B पर कार्यरत है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए
कि यहाँ पे जब दोनों बल आपस में बराबर होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तो वो एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। क्योंकि जब बलयुग्म बनता है तो वहाँ पे जो परिणामी का मान है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जो परिणामी R होगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात 0 होगा। तो जब परिणामी है ही नहीं तो परिणामी किस बिंदु पर कार्य करेगा, इसकी गणना कैसे हम करेंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये हम यहाँ पे ये भी मान करके चलेंगे कि ये 0 है या बिल्कुल नगण्य है। तो इस तरीके से हम 3 केस देखते हैं और इन तीनों केसों को हमको पढ़ना है कि कैसे हम परिणामी ज्ञात करते हैं समांतर बलों के केस में। तो इस पे हम कुछ प्रश्न देखेंगे और उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न में कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार रेखा ABC पर 100 न्यूटन, 200 न्यूटन और 300 न्यूटन के 3 समान समांतर बल बिंदु A, B तथा C पर लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे चीज़ों को कि रेखाखंड हमारे पास जो है वो ABC है, बल 100 न्यूटन का, 200 न्यूटन का, 300 न्यूटन का समांतर बल लग रहे हैं। वो बिंदु A पर, B पर और C पर कार्य कर रहे हैं। बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर 100 न्यूटन, 200, 300 न्यूटन का, ठीक है। जहाँ AB बराबर 30 सेंटीमीटर है, अर्थात हम दूरी यहाँ पे दर्शाते हुए चलेंगे। AB का मान हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो हो गई हमारी 40 सेंटीमीटर। तो परिणामी तथा बिंदु A से रेखा ABC पर लगने वाले परिणामी की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों का कैलकुलेशन करना है। तो इसको हम लिख लेंगे कि पहले हम परिणामी ज्ञात करेंगे। परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि जो भी बल कार्य कर रहे हैं वो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इनका जो है सम हम कर देंगे तो हमें परिणामी मिल जाएगा। तो परिणामी को हम यहाँ पे निकालेंगे। परिणामी बराबर बल 100 न्यूटन का बल जो है उसको जोड़ देंगे 200 न्यूटन का बल और जो 300 न्यूटन का बल। ये आपस में इसलिए जोड़े जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो दिशा है वो एक ही तरफ है, समान दिशा में है। तो ये हमारे पास जो मान आएगा ये आएगा 3, 2, 5, 1, 600 न्यूटन। उसके बाद दूसरा कंडीशन है, दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिणामी तो हम निकाल लिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद बिंदु A से रेखाखंड AB पर लगने वाला परिणामी की दूरी, तो परिणामी दूरी लिख लेंगे। परिणामी दूरी बिंदु A से, इसके लिए हमने बताया था आपको कि हम आघूर्ण लेंगे बिंदु A के सापेक्ष। और चूँकि ये जो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप कि ये जो परिणामी हमारा 600 आया है, ये 600 इसी रेखाखंड AC पर कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी ये पड़ सकता है। तो वो कहाँ पे लगेगा उसी को हमें ज्ञात करना है। ये AC जो रेखाखंड है हमारा, इस पे परिणामी कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसी को हमें ज्ञात करना है। वो यहाँ से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु A के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे और फिर जो हम आघूर्णों का सिद्धांत अप्लाई करके हम यहाँ पे जो वो दूरी है उसको ज्ञात करेंगे। इसको हमने थियरी पार्ट में भी बताया है आपको। तो यहाँ पे हम अब इसको देखेंगे। बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर जब हम A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से बल आएंगे। 100 न्यूटन वाला जो बल है, बल 100 न्यूटन का आघूर्ण, ये हमारे पास कितना आएगा 100 गुणे लंबवत दूरी यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला बल जो है वो है 200 किलो न्यूटन, तो बल 200 न्यूटन का आघूर्ण, यहाँ पे जो हम लेंगे 200 गुणा यहाँ पे जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, ये हो गया हमारा बल, और ये लंबवत दूरी AB अर्थात 30, तो 30 ले लेंगे। और अगले केस में 300 है और ये जो दूरी है 4, 3, 7, 70। तो उसी तरीके से हम इसको नोट करेंगे 200 गुणा 30
ये हमारा कितना आ गया, 3 दूना 6, 6000 न्यूटन। उसी तरीके से बल 300 जो है उसका भी हम ज्ञात करेंगे, न्यूटन का आघूर्ण। ये हमारा हो गया 300 गुणा दूरी 70, तो 70 का 21 30, इतना न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे हम चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, तो क्लॉकवाइज जो रहेगा, क्लॉकवाइज को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को ऋणात्मक, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो रहेगा उसको हम लेंगे धनात्मक। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो चूंकि 0 हो गया तो इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे बिंदु A के सापेक्ष हम देख रहे हैं, तो ये बल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। उसी तरीके से ये बल भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो जो दोनों चिन्ह होंगे वो दोनों चिन्ह क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ये भी धनात्मक होगा। अब हम इन सब का क्या करेंगे, जोड़ ले लेंगे। तो इन सभी बलों का बीजगणितीय योग, तो योग करने पे हमें मिलेगा, ये हमारे पास है कितना, इसको हम जोड़ लेंगे ऐसे एक के नीचे एक रख के, और ये 0 है तो ये 2700 हो जाएगा, सॉरी 27000 न्यूटन। तो ये हमारा मिल गया योग, सभी बलों के आघूर्ण का योग। अब हम अगला स्टेप ये करेंगे कि जो हमारे पास परिणामी है उस परिणामी का भी हम आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे जो परिणामी है वो कितना है, वो 600 न्यूटन है। और इस 600 न्यूटन को हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये इस रेखाखंड AC पर कहीं पर भी लग सकता है, और वो कहाँ पे लगेगा ये हमें नहीं पता है। मान लेते हैं कि वो जिस दूरी पर लगेगा वो दूरी x है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि परिणामी माना कि परिणामी R के कार्य करने की दूरी बिंदु A से x है, x दूरी पर है। तो अब हम यहाँ पे परिणामी R का आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे, जो कि बल गुणे लंबवत दूरी होगा। तो बल हमारे पास जो परिणामी R आया है वो कितना आया है, 600, तो 600 ये हो गया। और जिस दूरी पर वो कार्य करेगा वो x, तो ये हमारा x हो गया। तो ये जो जोड़ आया हमारे पास, ये समीकरण 1 था, और ये हम समीकरण 2 लेंगे। अब हम आघूर्णों का जो सिद्धांत है उस आघूर्णों का सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, जो कहता है कि किसी एक बिंदु के सापेक्ष जितने भी बल रहेंगे उन सभी बलों के बीजगणितीय योग का आघूर्ण, जो कि हमने यहाँ पे आघूर्णों का योग ले लिया, वो बराबर होगा किसके, परिणामी के उसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण के। तो ये परिणामी का उसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण हो गया। तो ये दोनों आपस में समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार x बराबर होगा कितना के, 27,000 न्यूटन के। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटेगा, और ये x बराबर आएगा कितना, 270/6। तो इसको जब हम कटाएंगे तो ये हमारा मान आएगा 45 सेंटीमीटर। क्योंकि जो दूरियां हैं वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे 45 सेंटीमीटर आया। तो अब हम यहाँ पे अगर दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं, ये 30 है, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ लगभग इस दूरी पर परिणामी R जो है वो कार्य करेगा, और ये जो दूरी है ये हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं 45। तो परिणामी R का जो है वो कार्य करने का बिंदु और उसका मान दोनों हमने ज्ञात कर लिया। इसको अभी यहाँ पे 600 न्यूटन हम दर्शा सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र अनुसार 3 समान समांतर बल, तो समान समांतर बल हैं यहाँ पे, जिनका परिमाण 50 न्यूटन, F और 100 न्यूटन है।
यदि उनका परिणामी अर्थात जो रिजल्टेंट है उसका मान हमें दिया हुआ है 250 न्यूटन और बिंदु ए से 4 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहा है, मतलब कि जो परिणामी है वो जो हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में उसका मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये 250 न्यूटन है और ये कितने दूरी पर कार्य कर रहा है, 4 मीटर पे कार्य कर रहा है, ये भी दिया हुआ है। हमको यहाँ पे 3 बल 50 न्यूटन का और बिंदु बी पर कार्यरत बल जो है उसका मान हमें ज्ञात करना है जो कि F है और एक बल हमें 100 न्यूटन का दिया हुआ है और ये भी हमें ज्ञात करना है कि जो बल F है वो कितना दूरी पर कार्य कर रहा है बिंदु ए से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है लेकिन हम इसको फिर से उसी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल ये बनेगा हल। तो परिणामी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि जितने भी बल हैं वो सभी एक दिशा में कार्य कर रहे हैं तो सभी बलों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो परिणामी बराबर सभी बलों का जोड़ 50 न्यूटन प्लस बल F प्लस 100 न्यूटन। तो ये परिणामी कितना है 250, तो 250 के बराबर हो जाएगा 150 प्लस F। तो ये इसमें से जब घटेगा तो हमको F का मान कितना मिल गया, वो 100 न्यूटन मिलेगा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया पहले का कि बल F का परिमाण अर्थात कितना मान है, तो 100 न्यूटन मान है उसका। उसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे कि जो बिंदु A से F की जो दूरी है वो कितनी है। तो इसका मान हमको मिल गया, ये हमारे पास 100 न्यूटन आ गया। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है x मीटर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि बिंदु A से बल F की दूरी x मीटर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी बल हैं बिंदु A के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे और सभी बलों का आघूर्णों का हम क्या करेंगे, फिर योग करेंगे। तो यहाँ पे बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर यहाँ पे जो होगा सबसे पहला 50 न्यूटन बल का आघूर्ण, ये कितना आएगा, ये आएगा 50 गुणे 0 क्योंकि बल गुणे लंबवत दूरी, तो ये मान हमारा 0 हो गया। उसके बाद दूसरा F बल का आघूर्ण जब हम लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा F गुणे लंबवत दूरी, यहाँ पे हमको x है और F का मान हमें दिया हुआ है, हमने चूंकि कैलकुलेट किया था तो ये 100x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो देखिए, यहाँ पे हम आघूर्ण लिए हैं तो ये आएगा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, सभी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो लेंगे हम उसको धनात्मक। तो ये हमारा जो मान आया ये आया धनात्मक। उसके बाद अगला जो है वो कितना बल है हमारा, वो 100 न्यूटन का है। तो 100 न्यूटन का बल जो है उसको हम लेंगे, 100 न्यूटन बल का आघूर्ण, ये हो गया 100 गुणा लंबवत दूरी 4 3 7, तो टोटल दूरी जो है हमारे पास वो कितना है, वो 7 मीटर है। तो ये 7, तो ये 700 मीटर हो गया, मीटर न्यूटन मीटर सॉरी, यहाँ पे अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो ये न्यूटन मीटर होगा और इसका भी चिन्ह जो है वो धनात्मक होगा। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। तो ये मान आएगा हमारे पास 100x प्लस 700, इसको हम समीकरण 1 कर देंगे। और उसके बाद फिर हम जो हमारे पास परिणामी है, परिणामी r का आघूर्ण ये निकालेंगे हम। तो परिणामी r गुणे लंबवत दूरी हम लेंगे। लंबवत दूरी हमको दिया हुआ था कि लंबवत दूरी कितना है, वो लंबवत दूरी क्वेश्चन में बिंदु A से 4 मीटर की दूरी पर दिया हुआ था। तो ये हमारा हो गया परिणामी r गुना 4। तो r का मान अभी हमको ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है ये हम देखेंगे।
तो ये हमें ज्ञात है 250 था, तो 250 गुणा 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आघूर्ण के सिद्धांत से, आघूर्णों के सिद्धांत से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर देंगे। तो ये हो गया 100x प्लस 700 इक्वल टू 25 चौक का 100, ये 1000 हो गया। 100x माइनस करेंगे इधर तो ये 300 हो गया, 0 से 0 कट गया तो हमको 3 मिला। तो जो दूरी है वो 3 मीटर आया, तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 मीटर आएगा। तो यहाँ पे हम ये दर्शा देंगे कि जो ये x बराबर है ये 3 मीटर होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दर्शाए गए चित्र के अनुसार 4 समान समांतर बल जिनका परिमाण 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 25 न्यूटन तथा 200 न्यूटन है। 4 समान समांतर बल हैं और उनका मान दिया हुआ है। तो उनके परिणामी का मान ज्ञात करें और बिंदु A से उनकी दूरी को ज्ञात करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो बल की स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं कि वो कैसे लग रहा है बिंदु पर। तो यहाँ पे देखिए, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जो बिंदु A पर बल कार्य कर रहा है वो ऊपर की तरफ है, जो बिंदु B पर बल कार्य कर रहा है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और C पर जो कार्यरत बल है वो भी नीचे की तरफ है, D पर कार्यरत बल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिणामी ज्ञात करेंगे। परिणामी ज्ञात करने के लिए जो एक दिशा में जो बल लग रहे हैं उनको जोड़ देंगे और बाकी जो दूसरे विपरीत दिशा वाले हैं उनको उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे 100 माइनस करेंगे, इसको 150 माइनस करेंगे 25 और ये करेंगे प्लस 200। तो एक रंग का जो चिन्ह है उसको हम जोड़ेंगे, ये 100 हो गया और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 300, और ये दोनों जो हैं ये आपस में जुड़ेंगे तो 300 माइनस ये 5 75 हो गया 175। तो 300 में से 175 हम घटाएंगे तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 125 न्यूटन। अब इस तरीके से हमारे पास जो परिणामी है, जितने भी बल हैं इन सभी बलों का परिणामी हमें मिल गया। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये परिणामी कहाँ कार्य करेगा। ये रेखाखंड AD पर कहीं पर भी लग सकता है, तो वो कहाँ पे लगेगा उसी को अब हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पुराना कि बिंदु A के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे और फिर सभी बलों का हम आघूर्णों का योग करेंगे। परिणामी का जो है वो उसके बराबर करके आघूर्ण के, और फिर हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ मानेंगे हम कि जैसे जो परिणामी R है, मान लेते हैं कि वो यहाँ पे कार्य कर रहा है तो R ले लेंगे, और ये जो दूरी है ये हम मानेंगे कि x मीटर है। माना कि परिणामी R बिंदु A से x मीटर की दूरी पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सभी बलों का हम आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो बल जो 100 न्यूटन का है, बल 100 न्यूटन का आघूर्ण ये होगा हमारा 100 गुणा 0, तो ये 0 हो गया। उसी तरीके से बल 150 न्यूटन का आघूर्ण ये हमको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 150 गुणा ये जो दूरी है 0.9, तो इसको हम जब गुणा करेंगे ये हमारे पास आएगा 135 न्यूटन। अब यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखेंगे, तो जो चिन्ह है वो घड़ी के सुई के दिशा में जा रहा है, तो इसको हम लेंगे ऋणात्मक। ये हमारा हो गया ऋणात्मक। अब हम अगला निकालेंगे कि बल हमारे पास 150 हो गया। अब 25 न्यूटन का जो बल है उसको देखेंगे। तो ये हमारा बल गुणे लंबवत दूरी जो कि 10.9 प्लस 1.2 मीटर है। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमको मान मिलेगा, ये भी ऋणात्मक में आएगा और ये मान हमको मिलेगा। इसको हमने पहले से नोट करके रखा हुआ है। ये आएगा हमारा
माइनस में ये मान हमको मिलेगा, ये मान आएगा 52.5। ठीक है, अब उसी तरीके से हम अगला निकालेंगे कि बल हमारे पास जो है वो बल 200 न्यूटन का आघूर्ण, बल 200 न्यूटन का आघूर्ण, तो ये कितना होगा हमारा बल गुणे लंबवत दूरी, टोटल जो दूरी है उसको हम जोड़ेंगे, जो है हमारा 0.9, 1.2, 0.75। तो ये टोटल जो दूरी है इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये मान आएगा 2.85, और इसको फिर हम 200 गुणा 2.85 से जब गुणा करेंगे तो ये मान हमको मिलेगा 570, और आघूर्ण है तो ये चूँकि न्यूटन इंटू मीटर में, ये भी मान जो हमारा आया न्यूटन इंटू मीटर में, न्यूटन इंटू मीटर में, सॉरी यहाँ पे केवल न्यूटन हमने लिख दिया था। अब इसकी जो दिशा है 200 न्यूटन का जो बल का आघूर्ण है, इसकी जो दिशा है वो देखेंगे तो ये इस बिंदु के सापेक्ष हम देखेंगे तो ये घड़ी के सुई के विपरीत जा रहा है, तो इसको हम लेंगे धनात्मक। तो ये हमारा हो गया 570 न्यूटन का जो बल है ये होगा धनात्मक। अब इन सभी आघूर्णों का हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। योग करने पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 135 प्लस ये माइनस 52.5 प्लस 570। तो इन सबको जब हम हल करेंगे तो हमको जो मान मिलेगा वो मिलेगा 382.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे सभी बलों का जो है वो बीजगणितीय योग कर लिया आघूर्ण का उनके। अब हम परिणामी का जो है आघूर्ण निकालेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। तो हमको परिणामी कितना आया है हमारा 125 न्यूटन आया है, बल गुणे लंबवत दूरी यक्स। तो परिणामी आर का आघूर्ण, तो ये हमारे पास है 125 गुणे यक्स, इसको हम करेंगे समीकरण नंबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम बराबर कर देंगे। तो ये होगा 382.5 बराबर 125 यक्स। यक्स को अकेले करेंगे, ये इसके नीचे जाएगा, तो भाग जब देंगे हम तो आएगा मान हमारे पास 3.06 मीटर बराबर यक्स। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था इसके अंतर्गत कि कितनी दूरी पर जो परिणामी बल है वो आएगा, तो वो आएगा 3.06। तो ये जो दूरी हमको मिलेगी ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा कि समांतर बल और उसके परिणामी की गणना हम कैसे करेंगे। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे कंडीशंस को देखा। सबसे पहले हमने जो कंडीशन देखा कि समांतर बल जो है वो समान है, तब हम कैसे परिणामी ज्ञात करेंगे उसका, और फिर जब असमान है तो उसके अंतर्गत जो दो कंडीशन बने तब हम कैसे परिणामी ज्ञात करेंगे। जिसके अंतर्गत हमने देखा सबसे पहला कि जब अनलाइक इक्वल पैरेलल हो तब हम परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, और अनलाइक अनइक्वल पैरेलल हो तब कैसे हम परिणामी ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों कंडीशनों को हमने देखा, और इसके बाद हमने कुछ इस पर आने वाले प्रश्नों को देखा जो हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने परिणामी का जो कार्यरत बिंदु है उसकी गणना किसी एक बिंदु के सापेक्ष में हमने की कि कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी दूरी पर वो परिणामी जो है वो कार्य करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस टॉपिक के अंतर्गत।